नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल इजी मैथ बाय जीवन शर्मा में। दोस्तों, आज का अपना जो चैप्टर है वो कक्षा 8 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम कक्षा 8वीं NCERT और उसका दूसरा अध्याय एक चर वाले रैखिक समीकरण की प्रश्नमाला 2.2 और उसके करेंगे दोस्तों 3 महत्वपूर्ण प्रश्न संख्या 4, 5 और 6। और उसी के साथ आपके लिए देंगे प्रश्न के अंत में, इस वीडियो के अंत में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिनका आपको मिलान करना है दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं आज के इस महत्वपूर्ण चैप्टर की तरफ और मिलते हैं वीडियो के अंत में। इस प्रश्नमाला का चौथा प्रश्न है दोस्तों कि दो संख्याओं का योग 95 है। यदि एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है तो दोनों संख्याओं को ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों हम दोनों संख्याएं ज्ञात कर लेंगे, लेकिन देखिए सबसे पहले लिखा है कि दोनों संख्याओं का योग 95 है। ठीक है, अब लिखा क्या है इसमें कि पहली संख्या दूसरी से 15 अधिक है। अब यही समझने लायक बात है दोस्तों कि जब भी इस प्रकार से अगर आपस में दो संख्याओं की तुलना होती है, तो हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जब भी इस प्रकार से दो संख्याओं की तुलना हो जिसमें दोनों संख्याओं का मान पता नहीं है, लेकिन उन दोनों के बारे में यह बताया गया है कि एक संख्या उससे इतनी अधिक है, इतनी कम है, इतना गुणा है, इतना भाग है, ये दिया गया है। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करोगे, दोनों को ही आपको मानना है, लेकिन मानना है वो चर के रूप में। कैसे मानेंगे, जो पहले नंबर पे उसको छोड़ दो, दूसरे नंबर पे जो भी है तुलना के अंदर उसी को आप चर के रूप में मानेंगे। ठीक है, तो माना कि दूसरी संख्या बराबर x। हमेशा याद रखें जब भी दो संख्याओं की तुलना होती है कोई भी, ठीक है, और फिर बताया जाता है वो इससे इतनी अधिक है, इतना गुणा है, तो उसमें आपको पहले नंबर पे जो भी है उसको छोड़ दो, दूसरे नंबर पे जो इसे केवल चर के रूप में मानना है, तुलना का कोई भी काम नहीं करना है। अब क्या करना है कि पहले नंबर पे जो चीज है अब उसे लिखकर क्या करना है, उसी चर का प्रयोग करना है वापस, और अब इसके साथ तुलना वाला काम करेंगे। तुलना में क्या लिखा था कि पहली संख्या दूसरी से 15 अधिक है। अब केवल यहां पे तुलना में क्या बोला है, 15 अधिक है। अधिक क्या होता है, प्लस, और वो प्लस इसमें कर देंगे। जितना अधिक है, अगर 15 अधिक है तो प्लस 15 कर देंगे, लेकिन चर वही लेंगे जो हमने पहले माना था। 15 अधिक, ये प्लस 15 कर दिया। अब हमारे पास दोनों ही संख्याएं हैं, और अब हम जो काम करेंगे वो प्रश्न के अनुसार ही करेंगे। प्रश्न हमारा क्या बोल रहा है कि दोनों संख्याओं का योग 95 है। अगर ये हमारे पास संख्याएं पड़ी है यहाँ पे, ठीक है, तो हमारे पास देखिए पहली संख्या कौन सी है, x प्लस 15, दूसरी संख्या कौन सी है, x। दोनों का जो योग है वो योग हमें कितना प्राप्त होता है, 95 प्राप्त होता है। तो ये इस प्रकार से बन गया समीकरण। अब ये x है, ये x है, दोनों जुड़ने के बाद बन जाएंगे 2x, और ये हो गया 15 बराबर में 95। हमारा काम ये है कि चर एक जगह पे होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए चर दो जगह पे था ना, इसलिए दोनों को मिला के पहले एक बार कर दिया। अब चर जब एक हो जाता है तो अब हमें चर को यहां अकेला छोड़ना है, और इसके साथ जितनी भी संख्याएं हैं उन सब का हमें पक्षांतरण करना है। तो कौन संख्या का किस प्रकार से पक्षांतरण करेंगे, तो ये 95 पहले से यहां है, इसको हटाने की जरूरत नहीं है। इस तरफ आते हैं तो x के नजदीक 2 है, थोड़ा दूर कौन सा है, प्लस का 15। जो नजदीक है उसे पहले ना ले जाकर जो चर से ज्यादा दूरी पे है उसी को दूसरे पक्ष में ले जाना है, और उसका बनाएंगे प्रतिलोम। ये देखिए यहां जुड़ रही है संख्या चर के साथ। यदि जोड़ या घटाव में कोई संख्या है तो उसका जैसे ही पक्षांतरण होगा उसका बनेगा योज्य प्रतिलोम। प्लस का 15 था, ये माइनस का 15 हो गया। जोड़ बाकी वाली संख्याओं में इसी प्रकार से योज्य प्रतिलोम बन जाता है। घटाने के बाद ये प्राप्त हो गए दोस्तों कितने, 80, और यहां बच गया केवल x, क्योंकि अब ये 2 भी यहां से हट जाएगा। ये चर के साथ गुणा में 2 है, गुणा वाला 2 बट्टा के नीचे चला जाएगा, और इस प्रकार से हमें x का मान है वो प्राप्त हो जाएगा। 2 का भाग दे दिया 80 में, कितने हो गए दोस्तों, 40। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि ये x का जो हमें मान प्राप्त हुआ है वो हमारी कौन सी संख्या है, दूसरी, और हम जो चाहें उसे हम पहले लिख सकते हैं। तो लिख देंगे अंत में कि भाई अतः, अगर आप लिखना चाहते हो कि नहीं सर हम तो पहली संख्या को पहले लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये लिख दिया हमने पहली संख्या,
और बाद में लिख दिया हमने दूसरी संख्या। लेकिन ध्यान ये रखना है कि पहली संख्या कौन सी है और दूसरी संख्या कौन सी है। पहली संख्या ये रही x + 15, तो x कितना है 40 और प्लस में कर देंगे 15, ये कितने हो जाएंगे दोस्तों 55। दूसरी संख्या देखिए क्या है, दूसरी संख्या केवल x है, मतलब केवल x का ही मान आएगा कितना 40। यानी इस प्रकार से हमने ज्ञात कर लिया है, हमारे पास दोनों ही संख्या में प्राप्त हो चुकी है। पहली है वो 55 और दूसरी कितनी है 40, और लिखा हुआ है प्रश्न के अंदर कि भाई पहली संख्या दूसरी से 15 अधिक होनी चाहिए, अधिक है, और दोनों का योग 95, दोनों को जोड़ के देख लो 95 आ रहा है। यानी ये अपना चौथा प्रश्न बिल्कुल सही है। करते हैं अगला प्रश्न। पांचवें प्रश्न के अंदर दो संख्याओं के यहाँ पे दिख रहा है कि दो संख्याएं हैं जिनका अनुपात 5:3 है और यदि उनमें अंतर है वो 18, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। बहुत ही ज्यादा आसान प्रश्न है। जब भी इस प्रकार से 2 या 3 संख्याओं का अनुपात दिया गया है, यानी 5:3, इसका मतलब ये जो 5:3 इसमें 5 है वो हमारा पहली संख्या से संबंधित मान है और 3 हमारा दूसरी संख्या से संबंधित मान है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि लिख देंगे भाई कि माना कि पहली संख्या, यानी जो अनुपात है उसमें से संख्याओं को अलग अलग कर लेते हैं। पहली संख्या अलग हो जाएगी और अनुपात में दूसरी संख्या है वो अलग हो जाएगी। पहली संख्या 5 है और दूसरी संख्या कितनी है 3। लेकिन हमें छोटा सा एक काम करना है कि दोनों अनुपातों में जो संख्याएं अलग अलग हुई है उनके साथ में एक ही जैसा चर लगाना है, वो भी गुणा में। ध्यान रखिएगा 5:3 है, जैसे अलग करेंगे ये 5:3 का बन जाएगा 5x और 3x। ये चर एक जैसा क्यों लगाया उसका कारण देखिए, यहां पे लिखा है 5:3, इसका मतलब ये जो 5 है वो पहले कोई न कोई संख्या थी और ये जो 3 है वो भी पहले कोई न कोई संख्या थी। और अनुपात कैसे बनता है, उन संख्याओं के अंदर क्या करते हैं कि एक ही संख्या का भाग देने के बाद जो उत्तर आता है उसे अनुपात कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या थी 20 और 12, ऐसे ही मान लेते हैं, दोनों 4 के पाड़े मारी है, जैसे ही 4 का भाग दिया 5 बार और 4 का भाग दिया 3 बार, तो क्या अनुपात बन गया 5:3। मतलब ये अनुपात कैसे बनता है, किसी संख्या में, इन दो अलग अलग संख्याओं में कम से कम 2 संख्याएं होनी चाहिए, उनमें एक ही संख्या का भाग देने के बाद हमें अनुपात प्राप्त होता है। उसी अनुपात को यदि उसी पहाड़े से जिसे हमने भाग दिया था उसी से गुणा करने के बाद हमें वापस संख्या प्राप्त हो सकती है। जैसे 4 का भाग दिया था तो 4 को 5 से गुणा कर दो, 4 पंजे 20, और यहाँ पे 4 से गुणा कर दो, 4 तिये 12, वापस संख्या प्राप्त हो सकती है ना। तो वही काम हमने यहाँ पे किया है कि यहाँ पे भी हमें अनुपात दिया गया है और हमें पता नहीं है कि संख्याओं को किस पहाड़े से काटा गया होगा। यहाँ पे देखो हमें पता है कि 4 का भाग दिया और यहाँ पे भी 4 का भाग दिया, यहाँ तो पता नहीं है ना, तो फिर उसे वापस संख्या बनाने के लिए उसी पहाड़े से गुणा करते हैं। तो यहाँ पे हमने वो पहाड़ा मान लिया x और उसे x से गुणा कर दिया, x से गुणा कर दिया, हमें संख्याएं वापस मिल जाएगी। अब ये संख्या हमारे पास होगी 5x और 3x और जिसका अंतर हमें दिया गया है 18। और अंतर कैसे करेंगे, तो अंतर में ये करेंगे कि भाई अंतर मतलब ये कि घटाव करना है, ठीक है। अब घटाव मतलब कौन सा, कि अंतर है वो दिया गया है 18 और हम भी इस प्रश्न के अनुसार ही चलेंगे। अगर प्रश्न बोल देता है योग करिए तो योग कर देते, इसने अंतर किया, अंतर मतलब बड़ी संख्या में से छोटी को घटाएंगे, यही अंतर है। और अंतर करने के बाद क्या मिलेगा 18, ये बन गया समीकरण। 5x में से 3x को घटा लेंगे, ये बचेगा 2x और ये 18। अब x के साथ केवल 2 है तो 2 गुणा का है वो बट्टा के नीचे चला जाएगा, x का मान कितना आ जाएगा 9। तो जैसे ही हमने देखा x का मान 9 है और ये x कौन हुआ, वही पहाड़ा जिससे इन संख्याओं को काटा गया होगा। तो हम अब करेंगे कि भाई अतः पहली संख्या, अब हमारी जो पहली संख्या में मिलेगी वो क्या मिलेगी, 5x थी तो 5x की जगह पे कितना आ जाएगा दोस्तों 9। दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा हो जाएगा और ये हो जाएगा 45। यानी अपनी जो पहली संख्या है वो 45 हो जाएगी, दूसरी संख्या जो है वो 3x की जगह पे 9, दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा का चिन्ह आ जाएगा और ये हो जाएगा 27। हम देख सकते हैं 45 और 27 अंतर 18 आना चाहिए, 45 में से 27 को घटा दिया जाए बिल्कुल 18 प्राप्त होगा। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि ये हमारी संख्याएं प्राप्त हो गई जिनका अनुपात 5:3 है। हम देख सकते हैं कि इन दोनों को यदि काटा जाए, इस प्रकार से काट दिया जाए तो 9 के पाड़े से दोनों कट रहे हैं, 9 पंजे 45, 9 तिये 27, अनुपात 5:3 हो रहा है। 45 में 27 को घटा दिया जाए तो 18 भी प्राप्त हो रहा है। यानी इस प्रकार से हमारा ये 5वां प्रश्न कंप्लीट हो गया। करते हैं छठा प्रश्न। अब देखिए दोस्तों छठे प्रश्न के अंदर 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब भी हमें लगातार इस प्रकार से यदि संख्या दी जाए, कौन कौन सी देखिए, प्राकृत या पूर्ण
या पूर्णांक। अगर ये तीनों ही संख्या में दी जाए, तीनों में से कोई भी हो सकती है, अगर तीनों में से कोई भी देकर हमें पूछ लिया जाए कि ये क्रमागत या लगातार है, ध्यान रखिए दोस्तों, क्रमागत बोला जाए या लगातार बोला जाए एक ही चीज है। और ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, अब यदि सीधा ही हम चर के रूप में मान लेंगे तो हमें दिक्कत हो सकती है, क्योंकि कई बच्चे कंफ्यूज इसी बात से होते हैं कि भाई ये पूर्णांक प्राकृत, ये तो हमें पता है प्राकृत क्या है, पूर्ण क्या है, पूर्णांक क्या है, लेकिन जब इस चर के रूप में माना जाता है तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है दोस्तों, हमें यह सोचना है कि प्राकृत पूर्ण पूर्णांक जैसे हम छोटी क्लास में गिनती पढ़ते थे वही प्राकृत पूर्ण पूर्णांक के हिसाब से देखा जाता है, ठीक है। तो अब इसमें क्या करना है, जैसे अगर मान लिया जाए कि मैंने अपने मन से मान ली 8, तो अगली क्या होगी, 9 होगी। प्राकृत देखो, पूर्णांक देखो, चाहे पूर्णांक, अगर मैंने पहली संख्या अपने मन से 8 मान ली है तो उसकी अगली 9 ही होगी, 9 से अगली 10 होगी, 10 से अगली 11 ही होगी। लेकिन ये आया कैसे, 8 से 9 कैसे बना, ये ध्यान रखना है केवल। तो हम देख सकते हैं सर पहले केवल 8 था, उसी 8 में एक जोड़ा, ये बन गया कितना, 9 बनने के बाद में ये जुड़ा हुआ था ना एक और जोड़ा तो क्या बन गया, 10। मतलब हम देख सकते हैं कि प्राकृत पूर्ण और पूर्णांक में जो भी संख्या आप मानोगे उससे ठीक अगली एक जोड़ने पे प्राप्त होगी, उससे अगली और एक जोड़ने पे प्राप्त होगी। मतलब ये प्राकृत पूर्ण पूर्णांक है, उसे चर के रूप में मानना है, फिर उसमें एक एक जोड़ते जाओ, अगली संख्या में प्राप्त होती जाएगी, ठीक है। उसी प्रकार से यदि यहां पे सम या विषम का जिक्र होता, सम या विषम, तो ध्यान रखिएगा हमेशा चर के रूप में सोचने से पहले संख्या के रूप में सोच लीजिए। सम मतलब जो 2 के पाड़े में आती है। ऐसे ही मैंने मन से मान ली 10, अब उससे अगली सम क्या होगी, तो 10 के बाद 11 आता है, लेकिन 11 सम नहीं है, हमें तो सम ही बतानी है, तो इससे अगली सम कौन सी होगी, 12। अब सोचना यह है कि 10 से 12 कैसे बन गए, कि सर 10 में 2 जोड़ा। मतलब ये कि जब भी हम सम संख्या मानेंगे, अगली संख्या मानने पर क्या करेंगे कि पहली संख्या तो हम कोई भी संख्या मान सकते हैं, उससे अगली कैसे प्राप्त होगी, 2 जोड़ने के बाद में। 12 से 14 बनेंगे, ये भी 2 जोड़ने के बाद में। मतलब जब भी सम संख्या माननी हो 2 जोड़ना है, लेकिन प्राकृत पूर्ण पूर्णांक इनमें कभी भी कोई ज्ञात करना हो तो केवल एक एक ही जोड़ना है। विषम संख्या में क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैंने मन से विषम मान ली 7 के बाद हम देख सकते हैं कि 9 विषम संख्या होती है, 7 के बाद 8 तो विषम हो नहीं सकती, 9, 7 से जो 9 बना वो भी कैसे बना, 2 जोड़ने के बाद, 7 में 2 जोड़ा 9 बन गए। मतलब ये कि सम में भी बार बार 2 ही जोड़ना है, तो विषम में भी बार बार 2 ही जोड़ना है। यहीं पे सब बच्चे बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज होते हैं विषम संख्या में कि सर वो 2 कैसे जोड़ा जाए। तो जो काम हम संख्या के साथ करते हैं वही काम हम चर के साथ भी करेंगे। तो अब हमारा जो प्रश्न है 7वां प्रश्न, उसमें हमारे पास क्या है, 3 क्रमागत, ध्यान रखिए दोस्तों, 3 क्रमागत पूर्णांक है। केवल हमें पूर्णांक कहा है, तो पूर्णांकों में क्या होता है कि ऋणात्मक और धनात्मक 2 होते हैं। 0 से छोटे वो होते हैं ऋणात्मक, और 0 से जो बड़े हैं वो होते हैं धनात्मक। लेकिन प्रश्न के अंदर ना ऋणात्मक बोला गया है और ना ही धनात्मक, तो हम क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे माना कि पहला पूर्णांक, 3 पूर्णांक है लगातार, तो सबसे पहले क्या करना आपको, पहला जो भी आप मानोगे उसे चर के रूप में ही मानना है। सम संख्या मानी तो भी वो चर के रूप में, विषम मान ली तो भी वो चर के रूप में, प्राकृत पूर्ण पूर्णांक में भी कोई है तो चर के रूप में मानेंगे। और चर आप x के अलावा दूसरा भी ले सकते हैं, लेकिन चर के रूप में लेनी है, उसे वास्तविक संख्या के रूप में नहीं माननी है, ध्यान रखें। तो ये तो हो गया पहला पूर्णांक। अब दूसरा पूर्णांक क्या होगा, तो अभी तो हमने बताया कि जब भी आप इन प्राकृत पूर्ण पूर्णांक में आप मापोगे तो देख लीजिए कि संख्या में आप क्या करते थे, 8 से 9 कैसे बना, 1 जुड़ गया, तो यहां पे भी चर लिया तो उसमें 1 क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, क्योंकि ये पहला है। दूसरा कैसे बनेगा, उसमें भी 1 जुड़ जाएगा, 8 था पहला, जैसे मैंने ऐसे ही माना 8, तो 8 से 9 बन गया, 1 जुड़ गया, इसमें भी 1 जुड़ जाएगा। तो अब करते हैं तीसरा पूर्णांक। अब तीसरा पूर्णांक कैसे होगा कि अब जो पूर्णांक बना है उसमें और 1 जोड़ दो, x प्लस, ये 1 था और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2, तो ये 2 लिख दिया। ऐसा नहीं सोचना है कि 2 जोड़ दिए हमने, 2 नहीं जोड़े हैं हमने, तो केवल 1 ही जोड़ा है। यहां पे 1 जोड़ा, यहां पे 1 जोड़ा, ये लगातार 3 पूर्णांक हो गया। और हमें लिखा है यहां प्रश्न के अंदर कि तीनों का जो योग है वो योग कितना है दोस्तों, 51। तो प्रश्न के अनुसार चलना है, अपने मन से हमें कोई काम नहीं करना है। इसने क्या किया, तीनों का योग, हम भी क्या करेंगे, तीनों का योग, ये पहला योग कर दो, ये दूसरा फिर योग कर दो, और ये तीसरा। पहला था x, दूसरा x प्लस 1, तीसरा x प्लस 2, तीनों को जोड़ने के बाद क्या प्राप्त हो गया, 51। ये बन गया समीकरण। अब समीकरण बनने के बाद हम इस प्रश्न को आसानी से सरल कर सकते हैं। x और ये x कितना हो गए मिलकर 3x। ये अचर वाले दोनों जुड़ जाएंगे, ये भी कितने हो गए, प्लस के 3, और बराबर में कितने हैं दोस्तों, 51। अब क्या करेंगे कि x अकेला होने के, हम यहाँ पे क्या करना, अब
अब यहाँ पे पूरे में x अकेला होना चाहिए, और जब x एक जगह पे आ जाए तो x के साथ में जितनी भी संख्याएं है उसे दूसरे पक्ष में लेकर जाएंगे। तो पहले किसे लेकर जाएं, तो ये x के साथ में जो चिपका हुआ है वो पहले नहीं जाएगा, जो जुड़ रहा है या घट रहा है, जो इस x से थोड़ा ज़्यादा दूरी पर है उसे पहले लेकर जाएंगे। ये उस तरफ जाकर -3 हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा ये 3x बराबर में। देखिए 51 में से 3 चले गए, क्या बच गए 48। अब ये x अकेला रह जाएगा। अब ये गुणा का 3 कहाँ जाएगा, बट्टा के नीचे। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं x का मान कितना आ जाएगा 16। 3 का भाग दे दिया 48 में, 16 बार भाग गया। ये x का जो मान हमें प्राप्त हुआ है वो कितना प्राप्त हो गया दोस्तों 16। और ये x का जो मान आया ये अपना कौन है, ये है पहला पूर्णांक। तो अब हम अंत में लिख देंगे कि भाई अतः, ये लिख दिया है दोस्तों, आपने देख लिया है, समझ लिया है। अब लिखते हैं अतः ये हो गया पहला पूर्णांक। और पहला पूर्णांक क्या हो गया, यहाँ पे देखिए 16। फिर देखिए दूसरा जो पूर्णांक है वो कैसे आएगा, 16 में 1 जोड़ लेते हैं, जैसे जोड़ेंगे ये हो जाएगा कितना दोस्तों 17। और तीसरा जो पूर्णांक है वो कैसे आएगा, इसमें जो हमने अभी 1 जोड़ा था इसमें और 1 जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा 18। यानी पहला, दूसरा और तीसरा पूर्णांक 16, 17 और 18 है। और इन तीनों का योग करेंगे तो वो योग हो जाएगा 51। तो इस प्रकार से हमने आज इस प्रश्नमाला के 3 महत्वपूर्ण प्रश्न कर लिए हैं दोस्तों। इससे अगले जो प्रश्न है वो हम आपके लिए अगली वीडियो में लेकर आएंगे। दोस्तों जैसा कि आपको मोबाइल स्क्रीन पर नजर आ रहा है, ये जो प्रश्न है उनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन प्रश्नों का आप मिलान कीजिए। तो दोस्तों आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, और अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर दें। दोस्तों एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और हमारी वीडियोज़ को लगातार देखने के लिए। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि जब भी इस प्रकार का इंटरेस्टिंग वीडियो हम आपके लिए लेकर आएं नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो इसी प्रकार का इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।